बच्चों, अब अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बच्चों, आपने लास्ट लेक्चर में अपन ने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस किया था। फर्स्ट लॉ देखा था अपन ने, सेकंड लॉ देखा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस कर रहे थे बच्चों। उसी प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और मैं कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो देखिए और किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। मेरे पास सवाल नेक्स्ट है कि 2 लीटर 1 m NaCl एक्वस सॉल्यूशन एंड 1 लीटर 1 m कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन सीरीज में कनेक्टेड है। लिख देता हूं मैं 2 लीटर 1 m NaCl एक्वस सॉल्यूशन एंड देखिए एक तो NaCl का सॉल्यूशन है 2 लीटर 1 m NaCl सॉल्यूशन एंड 1 लीटर 1 m कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड 1 लीटर 1 m copper sulfate solution are connected in series. बच्चों दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। NaCl सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सीरीज में कनेक्टेड है। इनमें करंट पास करते हैं तो NaCl के सॉल्यूशन में कैथोड पर 11.2 लीटर when current is passed, then in NaCl solution at cathode 11.2 liter H2 gas is obtained at cathode। पहले लिख दिया बच्चों। यस, देखिए क्या कहा है। When current is passed, then in NaCl solution at cathode 11.2 liter hydrogen gas is obtained। ये गैस मिलती है बच्चों at NTP, है ना, at NTP। ये गैस NTP पर मिल रही है हमें हाइड्रोजन गैस। तो क्या करना है, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन पर कैथोड पर कितना कॉपर मिलेगा। Then find out amount of copper in gram deposited at cathode in copper sulfate solution। ये है हमारा क्वेश्चन बच्चों। मेरे विचार से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। क्या कहा है क्वेश्चन में, 2 लीटर 1 m NaCl सॉल्यूशन एंड 1 लीटर 1 m कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सीरीज में कनेक्टेड है ना। और जब करंट पास करते हैं NaCl सॉल्यूशन में तो कैथोड पर 11.2 लीटर हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होती है। तो कहा है फिर कॉपर कितना मिलेगा। तो बच्चों एक बात यहाँ पर समझिए, जब सीरीज में कनेक्टेड है, साफ साफ कहा है सीरीज में कनेक्टेड है, तो उस केस में करंट सेम होती है और जो है चार्ज सेम रहता है। तो अपन फैराडे का सेकंड लॉ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर क्या है फॉर्मूला, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E, है ना। तो यहाँ से अपन ने पढ़ा था W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। बोलो यही मिलेगा क्या। अब जरा देखिए, हाइड्रोजन गैस 11.2 लीटर है तो उसका वेट निकाल लेंगे और इस कॉपर का वेट आपसे पूछा है ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ WH2 अपॉन WCU इक्वल्स टू EH2 अपॉन ECU। बोलो यही बनेगा। अब हाइड्रोजन का वेट कितना होगा, 11.2 लीटर हाइड्रोजन है NTP पर, तो मैं लिखूंगा वेट ऑफ हाइड्रोजन। कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, देखिए इसके 11.2 लीटर दे रखा है। सबसे पहले मोल ऑफ H2 कैसे आएंगे, वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। ये मोल के अंदर आप पढ़ते हो मोल कॉन्सेप्ट में कि गैस का जब NTP पर वॉल्यूम गिवन होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, 11 जिस वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 1/2 मोल, है ना। और आपको पता है जब इस मोल को हम वेट निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं बच्चों, मोल इनटू मोलिकुलर वेट। बोलो यही होता है फॉर्मूला, क्योंकि जो मोल निकालते हैं वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, तो मोल को मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस 1/2 मोल है, मोलिकुलर वेट 2 होता है, 1 ग्राम हाइड्रोजन आ चुकी है बच्चों। तो जरा देखिए ये हो गई 1, ये पूछा है आपसे,
हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 होता है, आपको ध्यान होना चाहिए। कॉपर सल्फेट की अगर मैं बात करता हूं कॉपर, तो कॉपर सल्फेट में बच्चों कॉपर होगा Cu+2 में और सल्फेट होगा SO4-2 में, और डिपॉजिट कौन हो रहा है कैथोड पर? कॉपर। तो इक्विवेलेंट वेट किसका काम में लोगे? कॉपर का, यानी कि पूरे कॉपर सल्फेट की आप बात करोगे तो इसका वैलेंसी फैक्टर है 2 और इसका वेट है 108, तो मैं सॉरी 63.5, तो 63.5 डिवाइड बाई 2, तो WCU आ जाएगा 63.5 डिवाइड बाई 2 ग्राम। आंसर फर्स्ट क्लास। मेरे विचार से पूरी बात को समझ में आपको आ गई है। इसको सॉल्व करोगे तो 31.75 आपका आंसर आ जाएगा इन ग्राम। कहानी का सार ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों करंट कांस्टेंट था, और जब करंट कांस्टेंट था तो हमने फैराडे का जो है सेकंड लॉ अप्लाई कर दिया है ना, और फैराडे के सेकंड लॉ से ये कंडीशन हमारे पास आ चुकी है। ये आपको पूरी तरीके से समझ में भी आ गया है बच्चों। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं बच्चों अपन, और अगला सवाल क्या दे रखा है वो अपन जरा देखते हैं। ये कहा है 1 एम्पियर की करंट को कॉपर सल्फेट के 1 लीटर सॉल्यूशन में पास करते हैं। 1 एम्पियर करंट इज पास्ड, 1 एम्पियर करंट पास करते हैं किसमें? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में 1 लीटर CuCl2 सॉल्यूशन में। इज पास्ड इन 1 लीटर CuCl2 सॉल्यूशन फॉर कितने समय के लिए बच्चों? टाइम दे रखा आपको 16 मिनट 5 सेकेंड, 16 मिनट 5 सेकेंड। देन उससे क्या होगा? जो कंप्लीट कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाता है सॉल्यूशन में, जो कंप्लीट कॉपर है वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है। देन कंप्लीट कॉपर in solution deposited on cathode। कंप्लीट कॉपर जो है बच्चों डिपॉजिट हो जाता है किस पर? कैथोड पर। तो आपसे क्या पूछा है? CuCl2 के सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी? फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ CuCl2 सॉल्यूशन, ये हमारा सवाल है। इसको अपन देखेंगे, जरा देखिए किस तरीके से। फिर से आप इस क्वेश्चन को पहले समझिए, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप उसको डिटेल में समझिए। क्या कहा है? 1 एम्पियर करंट है, उसको 1 लीटर CuCl2 सॉल्यूशन में पास किया है, तो सॉल्यूशन में जितना भी कॉपर है वो सारा का सारा कैथोड पर डिपॉजिट हो गया। तो कहा है फिर मोलरिटी क्या होगी CuCl2 सॉल्यूशन की? तो मोलरिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है आप जानते हो बच्चों? मोलरिटी होता है मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, है ना। अब आपके पास वॉल्यूम तो दे रखा है 1 लीटर, मोल्स निकालने होंगे आपको, और वो भी CuCl2 के सॉल्यूशन की पूछी है। लेकिन हमारे पास CuCl2 का मतलब है CuCl2 से मिलेगा Cu+2 and 2Cl-। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि Cu+2 और 2Cl- मिलेगा। यहाँ से डिपॉजिट कौन हो रहा है? डिपॉजिट कौन हो रहा है बच्चों? Cu+2। कैथोड पर कौन जमा होगा, कौन डिपॉजिट होगा? Cu+2, है ना। लेकिन मुझसे मोलरिटी किसकी पूछी है? CuCl2 की। तो ये ध्यान देना, यहाँ मोल्स भी किसके होंगे? CuCl2 के। जिसके सॉल्यूशन की मोलरिटी पूछी है CuCl2 के मोल होंगे, ना कि कॉपर के मोल होंगे, ठीक है। लेकिन मजे की बात क्या है कि अगर इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल होगा, लेकिन इसके 2 मोल होंगे। ये स्टोइकोमेट्री से पता चल रहा है बच्चों, इसलिए हमें दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो CuCl2 के मोल है वही कॉपर के मोल है। अब कॉपर के मोल कैसे आएंगे? कॉपर का वेट आएगा पहले, देन उसके मोल आएंगे, है ना। अब वेट कैसे आएगा? देखिए 1 एम्पियर करंट I दे रखा है आपको, क्या क्या दे रखा वो जरा लिख लेते हैं। गिवन I = 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट है।
कितने टाइम के लिए पास करते हैं बच्चों? 16 मिनट 5 सेकेंड। तो 16 मिनट 5 सेकेंड को आप जो है चेंज करेंगे किसके अंदर? टोटल सेकेंड के अंदर। तो 965 सेकेंड ये लीजिए। अब आपको वेट निकालना है, वेट ऑफ कॉपर। क्या बताया था फॉर्मूला? W इक्वल्स टू 8, क्योंकि नहीं है जिट। ये लीजिए। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे कॉपर का बच्चों? उसका एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, है ना। तो एटॉमिक वेट कितना है? 63.5। वैलेंसी फैक्टर कितना दिख रखा? Cu+2 का 2। आई कितना है? 1 एम्पियर। टाइम कितना है बच्चों? 965 सेकेंड डिवाइड बाय 96500। डेटा भी इजी है, कैंसिल हो जाएंगे तुरंत। ये लीजिए 63.5 डिवाइड बाय 200। जब इसको सोल्व करोगे आप तो आगे, अभी सोल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी हमें वेट नहीं पता, सॉरी वेट नहीं चाहिए। आगे मुझे क्या चाहिए? देखो यहाँ मोलरिटी निकाल तो मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना। तो मोल निकालने होंगे क्योंकि इसके मोल तक पहुंचना है, इसके मोल तक पहुंचना है तो इसके मोल से शुरुआत करनी होगी, तब यहाँ तक पहुंचोगे आप। तो Cu के मोल आ गए। यहाँ मैं लिख दूंगा एक बात, क्या कि मोल्स ऑफ Cu+2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CuCl बराबर है, इक्वल है। अब मोल्स ऑफ Cu+2 कैसे आएगा बच्चों? देखिए मोल्स ऑफ Cu+2 कैसे आएगा? वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम अभी अभी आपने देखा है कितना है? 63.5 डिवाइड बाय 200। और इस कॉपर का जो मोल होगा तो कॉपर का 63.5 इसका एटॉमिक वेट होता है। अब आप समझ गए मैंने इसको क्यों सोल्व नहीं किया था? क्योंकि मुझे इसका 63.5 यहाँ काम में लेना था, यानी कि 1/200 आ गए हैं ये मोल, है ना। कितना है बच्चों मोल? 1/200 यानी कि 0.005 मोल, है ना। 0.005 मोल आ चुके हैं। अब मेरे पास मोल आ चुके हैं, तो जो कॉपर के मोल है वही मोल CuCl2 के हैं, है ना। कॉपर के जो मोल है वही CuCl2 के मोल है। तो मोल आ चुके हैं, वॉल्यूम 1 लीटर है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो मोलरिटी आ जाएगी। तो मोलरिटी कितनी आ जाएगी? वही जो मोल है वही मोलरिटी है, 005 मोलरिटी इसका आंसर आ चुका है बच्चों। मेरे विचार से पूरी बातचीत आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। आगे बढ़े अब अपन, चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख करते हैं। और ये कहा है 3 एम्पियर की करंट को AgNa3 के सॉल्यूशन में कितने टाइम के लिए पास करें। देखिए इसमें फाइंड आउट, नहीं चलिए क्वेश्चन की शुरुआत अपन ऐसे करते हैं। 3 एम्पियर करंट इज पास्ड इन AgNO3 सॉल्यूशन। ये कहा है 3 एम्पियर करंट इज पास्ड इन AgNO3 सॉल्यूशन फॉर हाउ मच टाइम? फॉर हाउ मच टाइम? सो दैट, जिससे कि क्या हो जाए, पूरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? 3 एम्पियर करंट को AgNO3 सॉल्यूशन में पास करें, जिससे सॉल्यूशन में क्या होगा? एक मेटल है जिसकी सरफेस का एरिया दे रखा है, उस पर एक Ag की जो है लेयर डिपॉजिट करनी है। तो कितने टाइम के लिए पास करें? देखिए बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। सो दैट ए मेटल whose surface area is is 80 centimeter square, 80 centimeter square, on which उस पर क्या जमा करना है बच्चों? Ag की लेयर, on which 0.005 mm 0.005 mm thickness Ag layer
इज डिपॉजिटेड। पूरी बात को समझिए। 3 एम्पियर करंट इज पास्ड इन AgNO3 सॉल्यूशन फॉर हाउ मच टाइम so that a metal whose surface area is 80 centimeter square on which 0.005 mm thickness Ag layer is deposited, उस पर Ag layer डिपॉजिट हो जाए इस थिकनेस की। और आपको इसमें गिवन और क्या दे रखा है, आपको इसमें दे रखा है बच्चों डेंसिटी ऑफ Ag, गिवन डेंसिटी ऑफ Ag एज कितनी दे रखी है बच्चों, ये दे रखी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब आप इस क्वेश्चन को समझिए बच्चों। देखिए इसका सॉल्यूशन समझने से पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों। एक बच्चों मेरे पास AgNO3 का सॉल्यूशन है। उस AgNO3 के सॉल्यूशन में मेरे पास मेटल है और उसका सरफेस एरिया कितना है बच्चों, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उस मेटल पर मुझे क्या डिपॉजिट करना है, Ag। और Ag जो डिपॉजिट हो रहा है वो कितने mm मोटाई का डिपॉजिट हो रहा है, थिकनेस कितनी है। जैसे इसके ऊपर मान लीजिए Ag की लेयर आएगी और उसकी थिकनेस कितनी है बच्चों, 0.005 mm थिकनेस की। सपोज इतनी थिकनेस की आएगी इस पर Ag की लेयर, और उसकी जो है डेंसिटी दे रखी है Ag की 10.5 और उसकी थिकनेस दे रखी है। और ये का एक मेटल उसका जो सरफेस एरिया है वो ये है। तो अगर आप एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो एक्यूमुलेटेड जो डिपॉजिट Ag है उसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। एरिया इनटू थिकनेस कर दोगे तो वॉल्यूम, और वॉल्यूम्स और डेंसिटी दोनों की हेल्प से आप वेट तक पहुंच जाओगे। जब आप पास वेट आ जाएगा तो आप फॉर्मूला लगा दोगे W = 8, क्योंकि नहीं है जीट, क्योंकि आपसे टाइम पूछा है। टाइम पूछा है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, W = 8 डिवाइड बाय 96500। ये फॉर्मूला काम में आपको लेना है। अब इसमें T पूछा है आपसे, है ना, और I भी दे रखा है 3 एम्पियर। E भी निकाल लोगे आप इजीली। तो आपको सबसे पहले जो है वेट निकालना होगा। ये कैसे निकालेंगे, वो यहाँ से निकालेंगे बच्चों। हमारे पास एरिया है और थिकनेस है, तो मैं लिख दूंगा वॉल्यूम ऑफ Ag, एरिया इनटू थिकनेस। बोलो यही लगेगा का फॉर्मूला, एरिया इनटू थिकनेस। एरिया कितना है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, थिकनेस है 0.005, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 10 कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो इसको जो सोल्व करोगे तो आ जाएगा 0.040, और वॉल्यूम किस में आ जाएगा बच्चों, ये सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि आपका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो ये वॉल्यूम आ गया। अब वेट कैसे निकालोगे, वेट जो होगा, वेट ऑफ Ag वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है बच्चों, m/v। तो यहां से अगर मुझे वेट निकालना है तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करना होगा। वॉल्यूम कितना है बच्चों, 0.040, ये वॉल्यूम है। डेंसिटी कितनी है बच्चों इसकी Ag की, 10.5 डेंसिटी है। ये आ गया वेट आपका, है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से वेट आ जाएगा आपके पास, और ये आ जाएगा 0.42 ग्राम। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.42 ग्राम। अब मेरे पास क्या निकाला, देखिए अब आपके पास वेट इनडायरेक्टली आपके पास आ चुका है, क्योंकि वेट आपको गिवन नहीं था, वो आपके पास आ चुका है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, अगेन यही फॉर्मूला। कैसे, वेट की जगह मैंने रखा 0.42 इक्वल्स टू अच्छा E, Ag का कितना होता है बच्चों, ध्यान में रखना है 108, I कितना है 3 एम्पियर, टाइम आपको निकालना है, डिवाइड बाय 96500। मतलब ये इसमें कोई दिक्कत है कि वेट वहां से आ गया है और आपके पास 108 ध्यान में रखना है। यहाँ से T को सोल्व करेंगे तो ये आएगा 125.09 सेकेंड, है ना। ये आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा बच्चों। तो इस टाइप से डिफरेंट वैरायटी के यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं और डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स और क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए बच्चों, अब अपन इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं और एक स्पेशल पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए अपन ने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, वो सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी थी। अब बच्चों इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अपन ने पढ़ा था कि डाइल्यूशन इंक्रीज करने से, है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इंक्रीज होती है। ये अपन ने डिस्कस कर चुके हैं अपन जब फैक्टर्स अपन डिस्कस कर रहे थे। अब उसी को एक ग्राफ की हेल्प से अपन समझते हैं बच्चों। देखिए क्या है, देखिए एक ग्राफ है, स्पेशल पॉइंट करके मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ बच्चों।
ग्राफ क्या है इसको जरा समझिए बच्चों। देखिए इधर तो मैंने लिया है रूट ऑफ सी, यानी कि कंसंट्रेशन का रूट। इसके इस एक्सिस पर अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस बात है इस एक्सिस पर डाइल्यूशन इंक्रीज होगा। इस पॉइंट पर बच्चों कंसंट्रेशन 0 है, इट मींस जो डाइल्यूशन होगा बच्चों वो इनफाइनाइट होगा। जब कंसंट्रेशन 0 होती है तो डाइल्यूशन इनफाइनाइट होगा। इस एक्सिस पर मैं लेता हूं बच्चों लैम्डा इक्विवेलेंट और म्यू, मींस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लीजिए या मोलर कंडक्टेंस लीजिए, ये हम एक ग्राफ की हेल्प से समझ रहे हैं बच्चों, है ना। इस एक्सिस पर आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है या मोलर कंडक्टेंस है, और इस एक्सिस पर बच्चों कंसंट्रेशन है। इधर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो इधर डाइल्यूशन इंक्रीज होगा। क्लियर? अब आप समझे इस चीज को। देखिए यहाँ पर एक सीधी सी बात है, अपन ने पढ़ा था डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तो बच्चों अपने पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो चाहे मोलर कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होगी। अब कई बार बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर लैम्डा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपने कप्पा इनटू वी बताया था, और यहाँ पर डाइल्यूशन इंक्रीज करने से क्या होगा। आपको मैंने एक चीज डिस्कस की थी, डाइल्यूशन इंक्रीज करने से एक ही चीज डिक्रीज होती है, वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। लेकिन डाइल्यूशन इंक्रीज करने से वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो नेट इंक्रीज ही होता है। पूरी बात समझिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि डाइल्यूशन इंक्रीज करने से चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो चाहे मोलर कंडक्टेंस हो या नॉर्मल कंडक्टेंस हो, ये सारे इंक्रीज होते हैं। एक ही चीज डिक्रीज होती है और वो क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो डिक्रीज होती है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हुई है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ना। लेकिन वॉल्यूम इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि नेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज ही होती है बच्चों। अब यहाँ पर आप समझिए, मेरे पास दो इलेक्ट्रोलाइट थे। अपने पास कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट थे बच्चों? दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट थे। एक तो था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक था बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो दोनों के लिए ग्राफ अलग अलग आएगा। किस तरीके से आएगा वो देखिए आप। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बच्चों ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन में आएगा। ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसके लिए बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देखिए ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे लाइक KCl, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ये जैसे पॉइंट्स है और इन पॉइंट्स को जब मिलाया तो इस तरीके से ग्राफ आया बच्चों। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है ये, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आता है लाइक CH3COOH। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ ऐसा आता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये लीजिए इसके पॉइंट्स बनाए हुए हैं बच्चों, ये लीजिए। अब आप यहां से एक चीज साफ साफ समझ पाएंगे क्या, इस ग्राफ को देख करके मुझे समझ में आता है कि इस ग्राफ की टेंडेंसी ये है कि ये आगे बढ़ रहा है इस तरीके से, बोलो। लेकिन इसको आप आगे बढ़ाओगे तो आगे नहीं बढ़ेगा, ये तो इसके साथ पैरेलल चलेगा। लेकिन इसको आप आगे इंक्रीज करोगे, एक्स्ट्रा प्लोटेशन करोगे इस ग्राफ का, तो यहाँ पर टच करेगा बच्चों। ये ग्राफ की लिमिटिंग वैल्यू को शो करता है। अब आप समझिए पूरी बात को। इधर कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो इधर डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, और जब डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस दोनों इंक्रीज होंगे। तो यही चीज मैंने दिखाई है। देखिए डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इंक्रीज होती जा रही है, यहाँ पर भी इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटी मिल रही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को देखने पर ये पता चल रहा है कि ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। कैसा है बच्चों? स्ट्रेट लाइन में, यानी कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होता है। किसके लिए बच्चों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसके लिए फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। जब इस ग्राफ का एक्स्ट्रा प्लोटेशन करते हैं तो यहाँ पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू मिलती है। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट। लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मींस इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कितना है बच्चों? इनफाइनाइट। कंसंट्रेशन क्या है? जीरो कंसंट्रेशन है तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। तो मैंने लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट लिख दिया है लिमिटिंग वैल्यू बच्चों। मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट। ये कैसे मिली है? जब हमने एक्स्ट्रा प्लोटेशन किया है ना, एक्स्ट्रा प्लोटेशन ऑफ कर्व।
एक्स्ट्रा फ्लोटेशन ऑफ कर्व। बच्चों कर्व को जब आपने एक्स्ट्रा फ्लोटेशन किया है, इस लाइन को मैंने आगे इंक्रीज करके यहाँ इस पॉइंट को टच किया है, तो मेरे पास लिमिटिंग वैल्यू आई है लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफिनिटी। लेकिन आप देख पा रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है ना। फॉर वीक यानी कि वीक के लिए मैं बात करता हूं, तो जो ग्राफ है नॉट स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है बच्चों। तो स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो मैं प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकता हूं। इसका एक्स्ट्रा रोटेशन करने से ये लाइन यहाँ टच करेगी नहीं। इसको देखने पर तो ऐसा लग रहा है ये लाइन ऐसे 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 चलती रहेगी। इट मीन्स ये इस पॉइंट को टच ही नहीं करेगी और इस एक्सिस पर आएगी नहीं। तो इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको लिमिटिंग वैल्यू ऑब्टेन नहीं होगी, है ना। जब स्ट्रेट लाइन नहीं है तो मैं क्या कहूंगा, लिमिटिंग वैल्यू विल नॉट ऑब्टेन, है ना। लिमिटिंग वैल्यू ऑब्टेन नहीं होगी, मैंने क्रॉस कर दिया है। मींस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द ग्राफ विल बी इन स्ट्रेट लाइन एंड बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ कर्व वी गेट the limiting value of equivalent conductance, that is lambda equivalent at infinite dilution. But for weak electrolyte, since curve is not straight line, since extrapolation is not possible, अगर आपने extrapolation भी किया तो y axis को टच नहीं करेगा। मीन्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो ये यहां से हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को देखिए, इसको देख करके बनेगी इक्वेशन लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफिनिट माइनस b रूट c। ये लीजिए, इस इक्वेशन में आप देखिए ये y एक्सिस पर है, ये x एक्सिस पर है, इसके साथ जो मल्टीप्लाई है ये m है और ये बच्चों c है ना। इस इक्वेशन को बोलते हैं डी बाई हकल ऑन्सगर इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इस इक्वेशन को, डी बाई हकल ऑन्सगर इक्वेशन। ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगी, ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वीक के लिए तो ये वैल्यू आएगी नहीं, है ना। तो यहां मैं लिख दूंगा ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वीक के लिए एप्लीकेबल इसलिए नहीं होगी क्योंकि बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना। तो ये वैल्यू ये जो है, यहां से आप इस इक्वेशन को देखिए किस तरीके से, y इक्वल्स टू c माइनस mx। माइनस mx मतलब स्लोप का जो कर्व का जो स्लोप है बच्चों नेगेटिव आ रहा है ना। यहाँ पर b क्या है बच्चों, b है यहाँ पर डी बाई हकल ऑन स्क्वायर कांस्टेंट। b क्या है लिख देता हूं मैं यहाँ पर, b है बच्चों डी बाई हकल ऑन स्क्वायर कांस्टेंट, और ये इक्वेशन क्या है, डी बाई हकल ऑन स्क्वायर इक्वेशन। तो साफ साफ समझ में आ रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही ये एप्लीकेबल होगी। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू किसके लिए मिलेगी, सिर्फ स्ट्रॉन्ग के लिए। वीक के लिए तो मिल ही नहीं रही। वीक के लिए तो इस कर्व को आपने आगे इंक्रीज किया तो टच ही नहीं कर पाएगा, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू नहीं आ पाएगी वीक के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए ही आ पाएगी। और इस तरीके से बनता है डी बाई हकल ऑन स्क्वायर इक्वेशन। यहाँ पर मेरे विचार से पूरी बात आपको अच्छे से समझ में बच्चों आ गई होगी। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट अपना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज कोलरास लॉ। अगला जो टॉपिक अपना वो है बच्चों कोलरास लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, देखिए कोलरास लॉ समझने से पहले एक चीज समझिए। अपन ने बच्चों पढ़ा था कि जो अपने पास इलेक्ट्रोलाइट है वो दो टाइप के पढ़े थे अपन ने, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। याद होगा आपको अच्छे से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट।
जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका 100% डिसोसिएशन होता है, इसका डिसोसिएशन 100% होगा, और वीक का अल्फा इज लेस देन 100%, ये अपन ने पढ़ा है बच्चों। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 100% डिसोसिएशन होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन विल बी लेस देन 100%, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आप समझिए, अगर मैंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया है ना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया है बच्चों, तो कैसा भी इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, तो ऑल इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात लागू हो रही है, उनका 100% डिसोसिएशन हो जाएगा। बताओ ये बात सही है क्या भाई? स्ट्रॉन्ग का तो ऑलरेडी 100% चल रहा था, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया तो वीक का भी 100% डिसोसिएशन हो जाएगा। तो ये रूल क्या कहता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 100% डिसोसिएशन हो जाता है, और आयंस जब डिसोसिएट हो गए तो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास सपोज KCl है, तो इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर K प्लस हो गया अलग, K प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया है, दोनों डिफरेंट हो चुके हैं, दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। अभी इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, और इनकी कंडक्टेंस की एक डेफिनेट वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू आएगी, है ना, इसकी भी फिक्स वैल्यू आएगी, इसकी भी फिक्स वैल्यू आएगी, जो इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि ये किसके साथ एसोसिएटेड है। मतलब एक तरफ तो KCl से Cl माइनस मिल रहा है, एक तरफ NaCl से Cl माइनस मिल रहा है, इससे मिला मुझे Na प्लस और मिला मुझे Cl माइनस। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की जब मैं बात करता हूं बच्चों, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो Cl माइनस की कंडक्टेंस यहाँ पर है, वही Cl माइनस की कंडक्टेंस यहाँ पर होगी। इस बात को समझिए कि जब 100% डिसोसिएशन हो रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप ले लीजिए, उसका 100% डिसोसिएशन होगा। वो आयंस हैं, वो इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे, और वो इस उनकी जो कंडक्टेंस है उसकी भी एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, जिस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि वो किसके साथ एसोसिएटेड है। यानी कि KCl से Cl लो चाहे NaCl से Cl लो, जो वैल्यू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यहाँ आएगी वही वैल्यू यहाँ पर रहेगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किसके साथ एसोसिएटेड है। तो 2-4 पॉइंट में इसके लिख देता हूं बच्चों। At infinite dilution, all electrolyte are 100% dissociated. All type, all electrolyte मैंने लिख लिया है, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उन सबका ही 100% डिसोसिएशन हो जाता है, एंड आयंस मूव इंडिपेंडेंटली, एंड आयंस मूव इंडिपेंडेंटली। आयंस इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे, 100% डिसोसिएशन हो गया है, आयंस इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे, और उनकी कंडक्टेंस की जो वैल्यू है हर आयन की वो फिक्स रहेगी। तो मैं कहूंगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द कंडक्टेंस ऑफ ईच आयन इज फिक्स्ड, which is independent from the fact that from which ion it was associated। पूरी बात समझे। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द कंडक्टेंस ऑफ ईच आयन इज फिक्स्ड, हर आयन की कंडक्टेंस फिक्स है, विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट फ्रॉम विच आयन इट वाज एसोसिएटेड। ये किसके साथ एसोसिएटेड था इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी, यानी कि ईच कंडक्टेंस ऑफ ईच आयन इज फिक्स्ड
इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट फ्रॉम विच आयन इट वाज एसोसिएटेड, ये किस आयन के साथ एसोसिएटेड था। मतलब अगर मैंने अभी अभी जो KCl और NaCl का एग्जांपल दिया था, चाहे यहाँ से Cl मिले चाहे यहाँ से Cl मिले, कंडक्टेंस की वैल्यू दोनों में सेम आएगी, यानी कि वो किसके साथ एसोसिएटेड था इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कोलरास लॉ नहीं है, ये कोलरास लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं। स्पेशल पॉइंट ऑफ कोलरास, स्पेशल पॉइंट ऑफ कोलरास। कोलरास लॉ क्या है ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों। ये तो सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी कि जब आपने डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दिया है तो हर एक कोई सा भी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो उसका 100% डिसोसिएशन होता है, और जब 100% डिसोसिएशन होगा तो आयंस इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। जब आयंस इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे तो हर आयन की एक फिक्स वैल्यू आएगी कंडक्टेंस की, जो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि वो किसके साथ एसोसिएटेड है। मतलब चाहे आप NaCl लीजिए चाहे KCl लीजिए, जो Cl माइनस की जो कंडक्टेंस है NaCl में है वही KCl में होगी, वो किस आयन के साथ एसोसिएटेड है इससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता।